नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ममता बनर्जी को हुआ क्या है? आप एक राज्य की चीफ मिनिस्टर हैं। किसी भी राज्य सरकार की दो बुनियादी दायित्व होते हैं। पहला, लोगों की जान माल की सुरक्षा करना। दूसरा, समाज कल्याण के काम करना। बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। आप अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सकती हैं, लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती हैं, माँ बहन बेटियों की असमत की रक्षा नहीं कर सकती हैं, तो आप चीफ मिनिस्टर क्यों बनी हुई हैं? जरूरत क्या है? अगर आपको ऐसे ही बयान देने हैं कि लड़कियां जो हैं वो रात को घर से ना निकलें, इससे ज्यादा गिरी हुई बातें कोई हो सकती हैं क्या? अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है, बल्कि इससे कुछ एक आध महीना और पीछे की बात है। एक कार्यक्रम में डिस्कशन हो रहा था और ये राजदीप सरदेसाई बोल रहा था कि देश में एक ही तो महिला चीफ मिनिस्टर है और उनको भी इस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है। चलिए, अब दूसरी बन चुकी हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता। अब क्या कहेंगे? दूसरी बात यह है कि एक महिला मुख्यमंत्री है तो उस महिला मुख्यमंत्री के कुछ दायित्व बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ जाती है। वहां लगातार अगर और मेडिकल कॉलेज की छात्राओं से उनके साथ अगर यौनाचार और दुर्व्यवहार और बलात्कार और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना अभी तक भी लोगों के जहन में वैसी की वैसी है। संदेश खौली की घटनाएं वैसी की वैसी हैं। लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं। आप युवतियों को, महिलाओं को आश्वस्त करने के बजाय अगर इस तरह की बातें करेंगी तो फिर सवाल तो साहब उठेंगे, और क्यों नहीं उठेंगे। एक दूसरा मुद्दा जिस पर हम आज चर्चा करेंगे वो है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। वोट चोरी की जांच एसआईटी से कराने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और जाहिर है अपने लग्गे भग्गों को ही भेजते हैं, उनसे याचिकाएं लगवाते हैं, पीआईएल दाखिल करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि जमीन पर तो जीत नहीं पाए हैं, चलो सुप्रीम कोर्ट से ही जीत ले। वहां से ही किसी मामले में कोई पूंछ हाथ में लग जाए तो मोदी सरकार को बदनाम करना शुरू करें। लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी और कहा गया कि आप चुनाव आयोग जाइए। तो एक और झटका राहुल गांधी को लगा है। तीसरा विषय जिस पर हम बात करेंगे, सिद्धारमैया का बेटा। अभी तक तो हम मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के बयान सुन रहे थे या तमिलनाडु में एमके स्टालिन के बेटे के बयान सुन रहे थे, सनातन को लेकर के, संघ को लेकर के। अब सिद्धारमैया के बेटे को आरएसएस में तालिबान दिखाई दिया है और ये मांग कर्नाटक में पिछले दिनों से शुरू कराई गई है कि साहब ये सार्वजनिक तौर पर जो पार्कों में और दूसरी जगहों पर इनके कार्यक्रम होते हैं आरएसएस वालों के, इस पर तो पाबंदी लगाई जाए। ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं और इनको एक्चुअल में संघ जो है वो अब सपने में भी डराने लगा है, क्योंकि ये संघ का ही करिश्मा है कि कांग्रेस विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है। इन तीन विषयों से कुछ समय बचा तो फिर एक आध विषय और लेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा जी नमस्ते और वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार बाबा जी, आपके पास ही आता हूं। पहले ममता बनर्जी का या किसी भी चीफ मिनिस्टर का, मैं ये नहीं कहता कि ममता बनर्जी का, जो मूल दायित्व है वो आखिर क्या होता है, और अगर वो उस मूल दायित्व से मुंह चुराने लगे, आए बाएं साए करने लगे, तो फिर क्या उपचार है भाई? आप क्यों चीफ मिनिस्टर हैं? आपकी सरकार ही क्यों काम कर रही है? अगर आप
महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं, बल्कि ऊट-पटांग बातें कर रही हैं कि महिलाओं को रात को और ख़ास तौर से लड़कियों को रात को नहीं निकलना चाहिए, कि परिवार वालों को भी उनको घर से नहीं निकलने देना चाहिए। सर वैसे मैं, अगर मेरी बेटी कलकत्ते में या बंगाल में रहेगी तो मैं भी अपनी बेटी को ये सलाह दूंगा कि तुम इस वक्त एक जंगल राज एनार्की वाले राज्य में रह रही हो और जहां का मुख्यमंत्री एकदम निकम्मा नकारा है और उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि अपने वोट बैंक का किसी भी तरीके से तुष्टिकरण करते रहना है। इसलिए बेटा वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। बेहतर होगा कि तुम बच के रहो, और बल्कि मैं तो कहूंगा तुम बंगाल छोड़ दो, क्योंकि ममता बनर्जी जैसे नकारे चीफ मिनिस्टर से आप सर इससे बेहतर उम्मीद नहीं कर सकते। ये जो लेटेस्ट जो कांड हुआ है सर, इसमें 5 जो मुख्य अभियुक्त हैं वो उनके प्रिय वोट बैंक के हैं। और सर चाहे कुछ हो जाए, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में तो पुलिस फोर्स को बाकायदा इंस्ट्रक्शन थी कि ये जो 2 जराइम पेशा कौमें हैं इनके खिलाफ कोई एफआईआर तक नहीं लिखनी है। सर सेम वो उसी तरह बंगाल की पुलिस को और बंगाल के प्रशासन को भी ये सख्त निर्देश है कि जहां पर ये जराइम पेशा कौम का यदि अभियुक्त है तो उस केस को दबा दो, उस पे एफआईआर तक मत लिखो। सर ये तो भला हो कि हमें ये खबरें मिल जा रही हैं। शुक्र मनाइए कि देश में सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये बच्ची गायब हो जाती, अब इसकी कोई खबर तक नहीं सुनते। सर ये तो मैं तो कह रहा हूं कि ममता बनर्जी जैसे जालिम चीफ मिनिस्टर्स के लिए आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो सोशल मीडिया है। तो सर ये तो सोशल मीडिया ने उन 5 अभियुक्तों के नाम सार्वजनिक कर दिए, नहीं तो ये तो नाम बदल देते, ये उनकी आइडेंटिटी बदल देते। तो सर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ममता बनर्जी पूरी, अच्छा एक बात है ना, आरजी कार मेडिकल कॉलेज वाली जो घटना हुई थी उसमें कितना बवाल मचा, कितना कुछ हुआ, क्या हुआ आप बताइए ना। उसके बाद जो एक उपचुनाव हुआ था उसमें भी टीएमसी को बंगाल के वोटरों ने, हम कैसे मान ले कि बंगाल का वोटर बहुत नाराज है ममता बनर्जी से, या ममता बनर्जी को सबक सिखाना चाहता है, या ममता बनर्जी क्यों अपनी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। उनको पता है कि चाहे कुछ हो जाएगा, वोट तो मैं इनका ले ही लूंगी। और सबसे बड़ी बात है, वोट ममता बनर्जी देने कहां देती है। आज भी जो सिस्टम सीपीएम छोड़ के गई थी वो हूबहू आज टीएमसी के गुंडे उसी सिस्टम को लागू करते हैं। वहां पूरी तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड बूथ कैप्चरिंग आज भी होती है। अगर आप टीएमसी के वोटर नहीं है तो आज भी बंगाल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 50 साल से वोट नहीं डाला है, जबकि उनका नाम वोटर लिस्ट में है और उनका वोट हमेशा पड़ता है। तो सर ऐसे राज्य को, और एक बात बताइए ना, क्या हुआ करता था बंगाल एक जमाने में देश का सबसे संपन्न राज्य और सर्वाधिक संपन्न जो है शहर हुआ करता था, द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड। ऐसा कोई इंडस्ट्रियल हाउस नहीं था जिसका हेडक्वार्टर बंगाल में ना हो या कलकत्ते में ना हो। आज सर वहां पे इन्होंने एक एक इंडस्ट्री को चुन चुन के मारा है इन गुंडों ने। तो इन गुंडों से हम कुछ बेहतर उम्मीद कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं तो बंगाल की सभी बेटियों को ये सलाह दूंगा, मैं भी यही दूंगा कि जब तक कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा एक मिनट, आज कोई माई का लाल सोच सकता है सर, एक बच्ची के सिर्फ दुपट्टे को हाथ लगा दिया था और वो बच्ची भी मुसलमान की बेटी थी, सर बाबा की पुलिस ने घुटने में गोली मार के अरेस्ट किया था। आज यूपी में इस प्रकार की छेड़खानी की घटनाएं क्यों नहीं होती हैं। तो सर यूपी जैसा चीफ, और एक बात बताओ, आप आम पब्लिक से बात करके देख लीजिए, पूरे देश में हर आदमी कहता है कि काश हमारा चीफ मिनिस्टर भी योगी आदित्यनाथ जी जैसा होता।
तो मैं तो बंगालियों से ये कहूंगा कि जब तक योगी आदित्यनाथ जैसा कोई रीढ़ वाला चीफ मिनिस्टर नहीं आ जाता, अपनी बेटियों को संभाल के रखो। जी। मुझे याद है महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन चल रहा था, भोपाल में एक मुस्लिम की बेटी नईमा गायब कर दी गई थी और उन्होंने गंग नहर के किनारे नईमा की वापसी के लिए लंबा आंदोलन चलाया था। उस समय वीर बहादुर सिंह की सरकार हुआ करती थी। तो ये सब बेटी सबकी बेटी होनी चाहिए और बिल्कुल। दर्द दर्द सबको होना चाहिए अगर किसी एक बेटी के साथ भी कोई इस तरह की हरकत हो जाती है। मैं एक खबर जरा शो करता हूं आपको वीरेंद्र जी। ये आज तक की वेबसाइट पर है। इसमें लिखा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की लगातार कई सालों तक कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था। इसकी पहली रिपोर्ट्स में यहां प्रति 1 लाख आबादी पर लगभग 90 अपराध दर्ज हुए, जो बाकियों की तुलना में कम है। स्टडी कहती है कि 2016 से पहले यहां क्राइम ज्यादा था, लेकिन इसके बाद जुर्म की दर कम होने लगी। यहां तक कि महिलाओं के लिए भी इसे चंद सेफ शहरों में रखा गया। दावा किया गया कि महिलाएं यहां देर रात तक सुरक्षित आ जा सकती हैं, लेकिन अब कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के तमाम बड़े शहरों की सुरक्षा व्यवस्था पर डेंट साफ दिखाई दे रहा है, खासकर तब जब सीएम जैसे जिम्मेदार पद की तरफ से बयान आ रहा है कि महिलाओं को रात में नहीं घूमना चाहिए या सुनसान सड़कों में सतर्क रहना चाहिए। इन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप कांड का भी उल्लेख किया है और कुछ दूसरी घटनाओं का भी उल्लेख किया है, और ये दुर्गापुर की जो ताजा घटना हुई है इस पर भी इन्होंने जानकारी दी है। वहां पर लगातार धरने प्रदर्शन, स्टूडेंट्स का जो हमने प्रदर्शन देखा था, धरना देखा था, और उसके बाद ये भी देखा था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से टीएमसी के गुंडे जो है वो घुस करके आंदोलनकारियों पर उन्होंने हमले किए थे और सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की थी। क्या हुआ है पश्चिम बंगाल को? क्या ममता बनर्जी एक खास वोट बैंक, खास तौर से मुस्लिम समुदाय के अपराधियों के भी इतने प्रेशर में आ गई हैं, उनको लगता है कि अगर वो हाथ डालेंगी तो उनका वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा? दुर्गापुर वाला जो नया मामला है उसमें जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, रेप के अक्यूज्ड हैं, वो चारों मुसलमान हैं। और ममता बनर्जी का ये बयान बताता है कि अब उनको इस बात का अनुभव हो गया है, उनको समझ में आ गया है कि उनकी साख बहुत तेजी से अब जो है बालू अगर अगर आपकी मुट्ठी में बालू हो तो बहुत देर तक आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से अब उनकी साख जो है बालू की तरीके से उनकी मुट्ठी से खिसक रही है। और आरजी कार की घटना लोगों के दिमाग में अभी स्मृति है। वो घटना को 1 साल तो हो गया, लेकिन वो इतनी भयानक घटना थी और उसमें लंबा आंदोलन भी चला था। और उसमें बड़ा आश्चर्य है, मुझे अफ़सोस भी है कि सीबीआई ने ही इसमें क्लीन चिट दे दिया, कौन-सा इन्वेस्टिगेशन किया, जबकि इतना जघन्य अपराध था। तो ये जो ममता बनर्जी का बयान है, ये केवल हताशा भरा बयान है और हताशा में जब उनके हाथ से जो है सत्ता खिसक रही है, तो ये एक डेस्परेट हताशा भरा बयान है, हाउ टू होल्ड ऑन टू द पावर। इससे अधिक और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी को ये मालूम है कि अगर वो कोई पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी, पुलिस के को कोई चेतावनी जारी करेंगी, तो जनता में उसका उपहास बनेगा, उससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अब ममता बनर्जी जो है पुलिस को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और ज़ीरो टॉलरेंस जैसा बयान देने की स्थिति से अब बहुत पीछे जा चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ आज 8.5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी सरकार ये कहती है कि हम क्राइम टॉलरेट नहीं करेंगे, और वो अगर वो कहते हैं तो डिलीवर करते हैं, करके दिखाते हैं। लखनऊ में हो, गाजियाबाद में हो, कानपुर में हो, क्राइम बहुत है लखनऊ में, है, लेकिन क्राइम का डिटेक्शन भी हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। अभी बंसा में रेप हो गया परसों, लखनऊ कानपुर रोड पर लोग पकड़े गए, उसमें एनकाउंटर हुआ, लोग गोली लगी।
लगातार ऐसा कोई क्राइम नहीं हो रहा है कहीं पर भी यूपी में कि वो अनडिटेक्टेड हो या वर्कआउट ना हो, अब और उसके एक्यूज अभियुक्त पकड़े ना जाएं, कार्रवाई ना हो, ये लगातार हो रहा है। अब उसमें जो है अब यूपी में बीच बीच में समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर पुलिस अभ्यर्थियों क्रिमिनल्स के खिलाफ अगर एक्शन ले रही है और उसके अगर उनके ऊपर कड़ा प्रहार हो रहा है, तो इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, डेमोक्रेसी को खतरा दिखता है उसको इसमें। तो और अब ममता बनर्जी जहां हैं, उनको 15 साल सत्ता में हो गए हैं, और जो उनका पॉलिटिकल मॉडल था, जैसा रामदास बाबा जी ने कहा कि सीपीएम का जो पॉलिटिकल मॉडल था पोलिंग का, और सीपीएम के बारे में मशहूर था कि वो साइलेंट रिगिंग करती है, बड़ी खामोशी से चुनाव में रिगिंग होती है। अगर अगर पोलिंग बूथ के आगे लाइन लगी हुई है तो 4 लोग गए, उन्होंने जो है वहां पे कांच की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। अब मालूम पर लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई या कांच के ऊपर चलने में डर रहे हैं, हालांकि उनके पैर में चप्पल जूते हैं, फिर भी लोग जो है हिचक रहे हैं। ये सारा काम सीपीएम के लोग करते थे। तो अब जो है, अब जैसे आज समाजवादी पार्टी ने आज इस बात पे बहुत गहरी आपत्ति जताई है कि बिहार के चुनाव में जो मुस्लिम मतदाता महिलाएं होंगी और जो बुर्का पहने होंगी, उनको आंगनवाड़ी की जो है महिला कार्यकर्ता उनका बुर्का उठा के चेक करेंगी, उनकी आइडेंटिटी को कंफर्म करेंगी। तो उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन के आरपी एक्ट की जो नियमावली है, उसके रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उनको इससे मतलब नहीं है कि फेक वोटिंग को इलेक्शन कमीशन रोकने के लिए कुछ करे। उनकी चिंता ये है कि बस किसी तरीके से बुर्काधारी महिलाओं को जो है उनकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश ना किया जाए, और जो जितनी बुर्काधारी महिलाएं पोलिंग बूथ पे आ रही हैं, उनको निर्बाध वोट डालने का अवसर दिया जाए, और जो उनके हाथ में आई कार्ड है उसे मान लिया जाए। तो अब ये जो ममता बनर्जी का बयान है, ये केवल इलेक्शन के पहले कैसे एक उनके विरुद्ध, उनके लिए प्रतिकूल परिस्थिति जो बन गई है, उसको कैसे अपने पक्ष में बदला जाए, ये उसका हताशा भरा प्रयास है, इससे अधिक और कुछ नहीं है। और चूंकि एक प्रेसिडेंट और एक पूर्व घटना आरजी कार मिडिल कॉलेज की पहले से लोगों के दिमाग में उसकी स्मृति अभी स्पष्ट है, ताजा है, तो लोगों ने समझ लिया। और जिस तरीके से दुर्गापुर में 4 के 4 लड़के वो है, चारों मुसलमान जो पकड़े गए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक इसके पीछे ये भी साजिश हो, ये भी सोचा हो कि हिंदुओं को डराया जाए ताकि वो डर जाएं, और अगले चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत ना करें। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अभी ऐसा तो नहीं है, तो नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो जो तमिलनाडु में करूर में जो टीवी आपकी विजय की जो पार्टी है, उसमें जो स्टैम्पीड हुआ था, आज उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। तो वो इतना बड़ा मामला, उसमें 40 लोग मारे भी गए थे। तो अब जो है, और जैसा रामदास जी कह रहे हैं, इस मामला अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये सब बातें बाहर ना आ पाती। तो अब ये मामले दबेंगे नहीं, और जो उत्पीड़न हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, वो सारी चित्कार अब बाहर आएगी। आज आएगी चाहे 2 हफ्ते बाद आएगी, लेकिन अब ममता बनर्जी की जवाबदेही तय होगी, एंड शी विल हैव टू फेस द म्यूजिक नाउ। जी जी बाबा जी, आज शाम को एक वीडियो भी और एक स्टिल फोटोग्राफ भी बड़ा वायरल हुआ है, देख लेते हैं। ये सुबह लालू जी पटना में वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, ठीक ठाक कर रहे थे, और जब अदालत में पेश हुए तो व्हील चेयर पर हुए। ये क्या है सर? मुझे तो सबसे बड़ी क्या करिश्मा हो जाता है सर? सबसे बड़ी निराशा तो मुझे ये होती है कि लालू जैसे लोगों को जो सजा याफ्ता है, जिनको कायदन जेल में होना चाहिए, किसी गेस्ट हाउस में नहीं, किसी टेम्पररी जेल में नहीं, जो सचमुच की जेल होती है ना, उस जेल में होना चाहिए, तो इन लोगों के साथ ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट इन लोगों को दिया क्यों जाता है? और चार्टर प्लेन से पहुंचे थे आज परिवार के साथ, चार्टर प्लेन। जी जी। और इनके वोटरों को, इनके फॉलोअर्स को ये पूछना चाहिए कि लालू तुम वही हो ना जो एक सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, और तुम्हारी बीवी जो है चूल्हे पे
जो है नीचे बैठ के अपने 8 या 9 बच्चों को रोटी बना के खिलाया करती थी। कहाँ से तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया कि आज तुम चार्टर प्लेन में चलते हो? ये बात भारत के हर वोटर को अपने सो कॉल्ड नेता से पूछनी चाहिए। और जहां तक ये व्हील चेयर पे चलने वाला नाटक है सर, हमने मुख्तार अंसारी को भी ऐसे ही देखा था। जब वो वहां रोपड़ जेल में रहता था तो व्हील चेयर पे चलता था, वहां से जब उसको यूपी पुलिस की वैन लेके चली तो व्हील चेयर पे ही आया था, और बांदा जेल में आते ही ठीक होकर एकदम दौड़ने लग गया था। तो सर ये हमारे देश की और हमारे सिस्टम की कमजोरी है कि ऐसे क्रिमिनल्स को हम लोग बाकायदा संरक्षण देते हैं और उनको मौका देते हैं कि वो, अच्छा एक बात बताइए ना, जो आदमी जेल में है वो आके बाहर बैठ के पूरी की पूरी राजनीति कर रहा है और ऐश का जीवन जी रहा है, तो कोई पूछने वाला है कि नहीं? अच्छा एक आम आदमी होता, अगर सचमुच कोई गरीब, इस देश में लाखों लोग इसलिए जेल में बंद हैं और उन क्राइम्स में जेल में बंद है जिसकी सजा सिर्फ 6 महीने थी और वो 10 साल से जेल में बंद है और जज ने कुछ 1000, 2000, 5000 का जुर्माना कर दिया है, वो जुर्माना भरने के पैसे नहीं है, इसके लिए लाखों लोग जेल में बंद हैं। और लालू जैसे लोग जो हैं वो मेवे खा रहे हैं और चार्टर प्लेन्स में घूम रहे हैं, जबकि इनकी जगह जो है वो जेल में होनी चाहिए। सर मैं एक बात मैं बताना भूल गया, आपने कहा ना वो, जरा मैं वापस कलकत्ते जाना चाहूंगा। सर टीएमसी का एक नियम है, आपको मालूम है कि टीएमसी में हर गली में, हर मोहल्ले में नहीं, हर गली में एक टीएमसी का यूथ क्लब होता है, जहां कुछ बुढ़े बैठ के सिगरेट पीते हैं और चेस खेलते हैं और लड़के कैरम खेलते हैं। और यदि आपको अपने घर की रेनोवेशन करानी है मान लीजिए, तो आपको अगर 4 बोरी सीमेंट चाहिए और कुछ सामान चाहिए, तो आप पहले टीएमसी के ऑफिस में जाते हैं। तो टीएमसी का ऑफिस जो है वो आपको एक दुकान पे भेजता है और वो दुकान वाला आपको 100 रुपए का माल 130 रुपए में बेचता है, और ये व्यवस्था पूरे बंगाल में लागू है। और उसमें से 30 रुपया वो टीएमसी के ऑफिस में भेजता है और 100 रुपया अपने पास रखता है, जो कि सामान की कीमत असली कीमत थी। अच्छा, यदि कोई बात हो जाए, मोहल्ले में कोई झगड़ा हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, और यदि आप डायरेक्ट थाने पहुंच जाएं, तो थानेदार बोलता है कि अरे आप यहां क्यों आ गए, पहले आपको टीएमसी ऑफिस जाना है। और टीएमसी ऑफिस वहां पे एक एक्स्ट्रा जुडिशियल पंचायत लगा के उस मामले को रफा दफा कर देता है। यदि कोई हीनियस क्राइम हो जाए तभी वो अलाउ करते हैं थाने जाना, और तब जाके थाने में वो रपट दर्ज होती है। तो सर बात यह है कि वो पुराना वाला जो क्राइम का रिकॉर्ड था ना, वो इसीलिए बंगाल में कम था, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों का प्रकोप हमेशा से। अब क्या है कि ये जो रेट बढ़ा है ना क्राइम का, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से क्राइम को दबाना अब आसान नहीं रहा। हालांकि सोशल मीडिया भी पूरी तरह बंगाल में स्वतंत्र नहीं है। वहां आप ममता बनर्जी के खिलाफ यदि एक शब्द बोल दे, लिख दे, तो सुबह टीएमसी के गुंडे आपके घर पहुंच जाते हैं पोस्ट डिलीट कराने। पर फिर भी सर बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब आ जाते हैं वापस लालू पे। सर लालू के परिवार के ऊपर जो आज जो चार्जशीट दाखिल हुई है, ये बहुत अच्छी बात है कि चलो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, और इस चुनाव में इस परिवार दाखिल हो चुकी थी, आज चार्जेस फ्रेम हो गए, मामला आगे बढ़ गया है। हाँ, चार्जेस फ्रेम हो गया, मुकदमा चलेगा। जी जी हाँ जी सर। देखिए, एक खबर पर जरा और नजर डाल लेते हैं, आज ये भी सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, खारिज हुई वोट चोरी मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका। अदालत ने कहा शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास जाओ। जाएंगे क्या चुनाव आयोग के पास ये? क्योंकि चुनाव आयोग को तो ये बहुत बहुत भला बुरा कह चुके हैं, बहुत धमकियां दे चुके हैं, ये तक कह चुके हैं कि रिटायर हो जाओगे तो भी नहीं छोड़ेंगे, कॉलर पकड़ के लाएंगे, और तुम्हारी तो ये और तुम्हारी तो वो। बहुत उल्टी सीधी भाषा में चुनाव आयोग को इन्होंने कहा है। आखिरी उम्मीद इनकी शायद सुप्रीम कोर्ट थी, और सुप्रीम कोर्ट से भी आज इनको निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से फटकार करके ही भेजा है और याचिका को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग के पास जाओ। जी वीरेंद्र जी।
देखिए ये जो हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ये कि 11 साल हो गए हैं प्राइम मोदी जी को पीएम बने। किसी ना किसी मुद्दे पर इनको इस देश में सामाजिक अस्थिरता, समाज में तनाव पैदा करना है। इनको वितंडावाद चाहिए और ये लगातार और आप याद करिए, सरकार बनते ही शुरू हो गया कि इंटॉलरेंस है, फिर अवार्ड वापसी शुरू हो गया। कोई ना कोई मामला किसान आंदोलन हुआ, ना नागरिकता कानून को लेकर के शाहीन बाग में जिहाद हुआ, उसके बाद रफाल आ गया। फिर जो है एक वो अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, सारे डाटा फर्जी हैं। किसी न किसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जनता में अविश्वास पैदा करो और सरकार की जो जनता में साख है उसको नष्ट करो, नरेंद्र मोदी की साख को खत्म करो। नरेंद्र मोदी का जो निजी जनता में जो क्रेडिबिलिटी है, उसको कैसे चोट पहुँचाओ और जीएसटी जीएसटी का विरोध, विमुद्रीकरण का विरोध, हाँ, हर एक चीज़ का बीबीसी की विरोध और डॉक्यूमेंट्री पर तमाशा, हाँ, हाँ, हाँ। मणिपुर पर तमाशा, मणिपुर पे हिंडनबर्ग की तमाशा, रिपोर्ट हाँ। कोई हिंडनबर्ग कम की मतलब रिपोर्ट पर तमाशा। बहुत लंबी सूची है। इट्स अ हाँ, वेरी हाँ। लॉन्ग लिस्ट। तो ये जो है लगातार इसी में लगे हुए हैं और उसके बाद जून 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, संविधान चोरी हो गया। अब इन्होंने और फिर ईवीएम से बेईमानी हो रही है। अब ईवीएम भूल गए, सीधे-सीधे जो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था भारत में है, संसद और सुप्रीम कोर्ट और के बाद चुनाव आयोग, अब इसको 1, 2, 3 के ऑर्डर में मैं नहीं रख रहा। तीनों संस्थाएँ जो हैं संविधान से निकली हैं और तीनों संस्थाओं का बराबर का महत्व है, संसद का, न्याय और सुप्रीम कोर्ट का और चुनाव आयोग का। मैं किसी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट को मैं नहीं तय कर रहा हूँ कि कौन नंबर 1 है, कौन 2, कौन 3। लेकिन संवैधानिक संस्था को अगर की साख को अगर चोट पहुँचाया जाएगा, तो और आपको याद होगा नेपाल में जब उपद्रव हुआ था सितंबर में, तो कांग्रेस के सारे प्रवक्ता जो टीवी चैनलों में आते थे, कैसे गाल बजा रहे थे कि अब इंडिया में भी होने वाला है। उसके पहले श्रीलंका में हुआ था 2 साल पहले तो उस समय बोल रहे थे कि अब इंडिया में ऐसा होने वाला है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुआ था तब भी बोल रहे थे कि अब ऐसा यहाँ होने वाला है। तो इनको किसी तरीके से भारत में राजनीतिक अस्थिरता लानी है, सामाजिक तनाव को फैलाना है, जाति जनगणना की बात को भी ये तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे थे, सरकार ने उसपे पानी फेर दिया। इस साल अप्रैल में सरकार ने कहा जब जनगणना अगले वर्ष होगी, तो उसमें जाति की गणना भी की जाएगी। तो केवल इसी और केवल अभी 1 महीने में जो 2 घटनाएँ हुई हैं, लद्दाख में सोनम वांगचुक और यूपी में आई लव मोहम्मद। जितने राज्यों में बीजेपी शासन में है, केवल वहीं पे मोहब्बत से उनको अपने प्रॉफिट से मोहब्बत है, बाकी उनको पश्चिम बंगाल में अपने प्रॉफिट से मोहब्बत नहीं है, केरल में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये सब जो है सोची-समझी एक साजिश थी, कैसे देश को नहीं, अभी डिस्टेबलाइज़ तो किया जाए। मुझे लगता है कि बाबा जी ने जो मोहब्बत दिखाई है इनके प्रति, उसके बाद हाँ। इनका उत्साह ठंडा पड़ गया थोड़ा-सा। नहीं, इनको सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि यूपी में योगी जी ने साढ़े 8 साल तक बरेली की ओर आँख उठा के नहीं देखा। जब आपने बिना किसी कारण के पूरे शहर में आग लगाने का प्रयास किया, तो सरकार ने अपनी ताकत दिखा दी और उनको बता दिया कि ये आपका रिकॉर्ड है, ये आपकी हिस्ट्री शीट है, ये आपके कारनामे हैं। इतने जगह बरेली में आपने ज़मीन कब्ज़ा कर रखी है, आपने इतनी बिजली चोरी की है, इतने लोन ले रखे हैं जो आपने रिपे नहीं किए हैं और अब पूरा रिकॉर्ड सामने आ रहा है और ये भी आ रहा है कि आपने इतनी जो है ये जो इतनी बेशकीमती जो सरकारी ज़मीन है, इस पे कब्ज़ा करके आपने फर्जी दरगाह बना ली, मस्जिद बना ली और उसके ऊपर 100 दुकानें बना ली। तो अब ये नहीं कह सकते आप कि सरकार आपको आपको टारगेट कर रही है, आपके खिलाफ कोई सिर्फ़ आपको लक्ष्य करके टारगेट किया जा रहा है। अगर ये टारगेट किया जाना होता तो ये काम साढ़े 8 साल पहले हो गया होता। तो ये जो अब जो आज हुआ है अ, अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एसआईआर को लेकर के कांग्रेस ने जिहादी लेफ्टी अलायंस ने जो पिछले 3 महीनों से जो जिहाद मचा रखा था, अब वो शांत हो जाएँगे और ये खाली राहुल गांधी के लिए झटका नहीं है, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो लगातार बहुत ही प्रोवोकेटिव भड़कीले बयान दे रही हैं
कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे बंगाल में। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको पूरे तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये माना है कि संविधान के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का ये संवैधानिक अधिकार है कि वो मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए समय समय पर आवश्यक कार्रवाई करता रहा है पिछले 70 सालों में, और करेगा, कर रहा है, कर सकता है, साफ कर दिया है। तो ये राहुल गांधी से ज्यादा झटका ये ममता बनर्जी के लिए है। अब ममता बनर्जी के पास कोई पॉलिटिकल आधार नहीं रह गया है बंगाल में एसआईआर का विरोध करने के लिए, और अब एसआईआर का रास्ता पूरे देश में साफ हो गया है। व्हाई ओनली इन बिहार एंड बंगाल, इन एंटायर कंट्री। और अभी तो हंगामा मचेगा असम में, अभी असम और बड़ी संख्या में रोहिंग्या बसे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी घुस गए हैं, तमिलनाडु में, हर जगह जहां जहां मुस्लिम पॉकेट्स हैं वहां वहां रोहिंग्या हैं। अभी देखिए केरल में बहुत बवाल होगा इसको लेकर के। तो अब और ये बड़ी अजीब स्थिति बन रही है। भारत सरकार, चुनाव आयोग संवैधानिक प्रावधानों के तहत कोई एक देश में मतदाता सूची का काम करवा रही है, करा चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग के इस संवैधानिक कदम को सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है उसको, और चुनाव आयोग के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अपहेल्ड किया है। उसके बावजूद ये जो है अब किस मुंह से विरोध करेंगे, अब ये देखना है। तो ये झटका केवल राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए नहीं है, ये सारे उस देहाती विपक्ष के लिए है जो पिछले 11 साल से सरकार के खिलाफ कोई ना कोई मुद्दे पर समाज में कैसे तनाव पैदा किया जाए, कैसे विभाजन पैदा किया जाए, सरकार की साख पे हमला किया जाए, सरकार और देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, और देश में जो है और देश का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का माहौल खराब हो। ये उस सबको लिए झटका है ये। और आखिर में बाबा जी आपके पास आते हैं, ये कर्नाटक में क्या हो रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और सिद्धारमैया के बेटे के बीच में एक होड़ छिड़ी हुई है कि आरएसएस को कौन ज्यादा कोस सकता है। आज सूचना आई कि सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया ने राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की मांग की। उन्होंने ये कहा है कि आरएसएस की मानसिकता तालिबान जैसी है। आरएसएस हिंदू धर्म को उसी तरह लागू करना चाहता है जिस तरह तालिबान इस्लाम के सिद्धांतों को थोपने के लिए आदेश जारी करता है। और प्रियांक खड़गे ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आरएसएस सरकारी स्कूलों और स्टेडियम में शाखा लगाता है, वहां ऐसे विचार दिए जाते हैं जो बच्चों और युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। ऐसी गतिविधियां भारत की एकता और संविधान की भावना के खिलाफ है, इसलिए इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। सर ये भूल गए कि इनके बाप लोगों ने रोक लगाई थी, 3 बार हटानी पड़ी थी, पहली बात। और दूसरी बात सर ये कि ये है दोनों नेपोकिड्स, और इनके बाप लोगों को इनको अपनी विरासत, अपनी राजनीतिक विरासत इनको सौंपनी है, और ये उनके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं इनके बाप लोग। और इनका एक ही है कि भैया सनातन धर्म को गरियाओ, आरएसएस को गरियाओ, जिससे कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खुश रहे। यदि मुस्लिम वोट बैंक खुश रहता है तो बाकी टॉपअप तो हम ले ही आएंगे। तो सर ये सिर्फ और सनातन को गरियाना और आरएसएस को गरियाना, उससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की नजर में आने का उद्देश्य रहता है। और एक बात बताइए ना, मैंने आज तक सिद्धरमैया के लड़के का नाम नहीं सुना था, इस बयान के बाद आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं, उनका उद्देश्य पूरा हो गया। अच्छा, और जहां तक आरएसएस की बात है, अगर ये अभागे एक बार आरएसएस की शाखा में या आरएसएस के किसी बौद्धिक में या आरएसएस के किसी कार्यक्रम में बैठ जाते तो इनको पता लगता कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण का कितना बड़ा कार्य कर रहा है, और आरएसएस नई पीढ़ी में, बच्चों में, जेन जी में किस प्रकार देश प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना भर रहा है, और
आज तक आरएसएस ने कभी जाति, धर्म, पूजा पद्धति, भाषा, इस पे कभी अपने बच्चों को जो है वो नेगेटिव अप्रोच कभी नहीं रही। आरएसएस ने हमेशा है कि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र के लिए कार्य करना है, और इस राष्ट्र में रहने वाले सभी 140 करोड़ बच्चे जो हैं वो भारत के नागरिक हैं, भारत के बच्चे हैं। तो आरएसएस तो सर, आरएसएस जैसी राष्ट्रवादी संस्था, काश अगर कांग्रेस आरएसएस की 0.001% भी आरएसएस कांग्रेस ने अपने अनुयायियों को राष्ट्रवाद सिखाया होता तो आज देश बेहतर होता। इसलिए ये सर सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए एक बयान दिया गया है, और इससे ज्यादा इस बयान की मैं कोई अहमियत नहीं मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और एक वीरेंद्रनाथ बात भट्ट एक बात कहो चौधरी साहब, जी, असली समस्या राष्ट्र है। यूरोप के देशों में अब राष्ट्रवाद को बहुत ही नेगेटिव और बहुत हिकारत से देखा जाता है, और यूरोप में ये वो और राष्ट्रवाद को वहां बुरा इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके यहाँ हिटलर और मुसोलिनी के नाजीवाद और फांसीवाद के उदाहरण मौजूद हैं। और भारत का कहना है कि हम यूरोपियन वेस्टफेलिया ट्रीटी 1648 के आधार पर परिभाषित राष्ट्र नहीं हैं। हम एक सभ्यता हैं, सभ्यता से निकले हुए राष्ट्र हैं। इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट। ये बात बहुत अखरती है कम्युनिस्टों को, और कम्युनिस्ट लोग जो हैं, और आजकल कांग्रेस भी कम्युनिस्ट ही हो गई है, कोई अंतर नहीं बचा है दोनों में। ये लोग जो है राष्ट्र के नाम से, और आप अगर पिछले 11 साल में पीएम को देखें, राष्ट्र प्रथम, और पीएम ने ये भी कहा है हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, कांग्रेस और सारी रीजनल पार्टियों के लिए परिवार प्रथम है। तो ये राष्ट्र और परिवार की लड़ाई है, ये डाटा और डॉगमा की लड़ाई है। डाटा माने सरकार का ठोस तर्कों, तथ्यों, आंकड़ों पे आधारित अपनी उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड, और उनके पास डॉगमा है कि संविधान एक जड़ विचार है, संविधान खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, संसद में हम अपनी बात नहीं कह पाते, और चुनाव आयोग बिक गया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ऐसे गंदी बातें। तो ये डाटा और डॉगमा की लड़ाई है। तो और ये राष्ट्र और परिवार की लड़ाई है। ये ऐसे ही चलेगी, ये अभी रुकने वाली नहीं है, और आने वाले दिनों में ये और तीखी होगी। बिहार का चुनाव का परिणाम नवंबर 14 को आ जाएगा। चाचा नेहरू की का हैप्पी बर्थडे है उस दिन, और अप्रैल में चुनाव का परिणाम आ जाएगा बंगाल का। उसके बाद आप देखिएगा बिल्कुल एकदम लकवे की स्थिति होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। आखिर में एक निवेदन, बाबा का चैनल है स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो लाइक जरूर किया करें। वीडियो को अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम भाई साहब, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।